वेलकम टू सफलता सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। आज हम जो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वो इकोनॉमी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सैडलर कमीशन में ये 3 स्टेटमेंट दी गई है, हमें करेक्ट आंसर बताना है। कंपल्सरी एजुकेशन कोर्स ऑफ 12 इयर्स, setting up of separate board of education for secondary and intermediate education, regulation for universities should not be rigid. So हमारा आंसर होता है 1, 2 and 3 all statement are correct related to this commission। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब सेपरेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बनाने की बात की गई थी, तो 1917 में ये कमीशन लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स व्हाट। तो अगर बैंक रेट बढ़ जाता है उसका क्या मतलब होता है? बैंक रेट होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जो आरबीआई है, ठीक है, तो ये जब भी लोन्स देगा तो उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसी को बैंक रेट बोला जाता है, और ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं होते। अब अगर इसमें इंक्रीज हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है? इंक्रीज इन बैंक रेट indicates that market rate of interest is likely to fall. Central bank is no longer making loans to commercial banks. Central bank is following an easy monetary policy or central bank is following a tight monetary policy. बैंक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। जब आरबीआई बढ़े हुए रेट्स पे लोन प्रोवाइड कराएगी तो फिर बाकी बैंक्स जो हैं वो क्या कम रेट्स पे प्रोवाइड कराएंगे लोन्स? नहीं, वो भी ज्यादा रेट पे प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे डीमोटिवेट होंगे लोग लोन्स लेने के लिए, राइट? और इससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो घटेगी, तो इन्फ्लेशन घटेगा। तो सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ये होगा इसका आंसर, क्योंकि बैंक रेट का बढ़ना सही नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि जब भी लिक्विडिटी ज्यादा होती है मार्केट में तो फिर यहाँ पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ली जाती है, जब लिक्विडिटी कम होती है तो यहाँ पे इजी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, बैंक रेट्स को सस्ता कर दिया जाता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े। क्वेश्चन है, विच कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर ब्रिटिश इंडिया। तो साइमन गो बैक का जो नारा है वो आपको याद होगा, हमारा आंसर होता है साइमन कमीशन। ये कब आया था? 1927 में इसे लाया गया था। पर्पस आपको बता दिया गया है क्वेश्चन में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, और इसका जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। और 1927 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात बोल रहे हैं तो इंडियंस ने बोला कि हमारी तरफ से तो कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, तो हमारी वांट्स और नीड्स का ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए इसका मैसिव प्रोटेस्ट किया गया, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए थे इस कमीशन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है। देखिए, न्यूज आई है कि ये जो MDB है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, तो यहाँ पे इन्होंने एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो प्रोवाइड कराया है। इसमें रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसे बैक किया है, सपोर्ट किया है कि ये होना चाहिए रिफॉर्म्स। तो अब इसी बैंक के बारे में हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन established by multiple member countries। कौन कौन सी हैं? क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ऐसे मेंबर्स हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, इट फॉल्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Who of the following attended all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज? क्या वल्लभ भाई पटेल थे वो, MM मालवीय थे, BR अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी जी? तो आंसर होता है हमारा BR अम्बेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था। और ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब कब हुए थे? टाइमलाइन याद होना चाहिए। तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। महात्मा गांधी जी ने कब ज्वाइन किया था? 1931 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया था। BR अम्बेडकर जी ने तीनों किए थे, और तेज बहादुर सप्रू जी हैं, उन्होंने भी तीनों अटेंड किए थे। तेज बहादुर सप्रू, तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि 2 ऑप्शन भी कभी कभी पूछ सकते हैं। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स
इन्फ्लेशन बेनिफिट्स दी बॉन्ड होल्डर्स। इन्फ्लेशन क्या होती है? जब राइज इन प्राइसेस होती है ऑफ कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम डेली गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं। तो इन्फ्लेशन मतलब बढ़ोतरी हो जाती है उन सभी के प्राइसेस में। इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है बहुत सारे स्टेप्स लेती है। एक हेल्दी इन्फ्लेशन मार्केट में होना चाहिए, बट जब एक्सेस में होगा तो सही नहीं होगा, राइट? जैसा हम देख सकते हैं अपने आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है या एक स्टेटमेंट करेक्ट है? हमारा आंसर क्या होगा? वन ओनली, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है डेटर्स को बेनिफिट करता है। देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक्सेस मनी आएगी लोगों के पास, राइट? तो जो डेटर्स है उनके पास ज्यादा पैसा आएगा। उन्होंने जब डेट लिया था तो उस वक्त के अनुसार उनके पास ज्यादा पैसे हैं और वो इजीली जो मनी है वो पे बैक करने में पॉसिबल हो पाएंगे क्रेडिटर्स को जिन्होंने पैसा दिया था, ठीक है? बॉन्ड होल्डर्स को बेनिफिट नहीं मिलता है इन्फ्लेशन के थ्रू। सो आंसर है हमारा वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपॉय म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? कौन सी जगह थी वो और कब शुरू हुई थी? तो मेरठ है और 10 मई को 1857 जो है इस वक्त ये शुरू हुई थी। ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। मेरठ में हुई थी। किसने शुरू किया था? तो मंगल पांडे जी का नाम आपको पता होगा, उन्होंने स्टार्ट किया था। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इज अ मैकेनिज्म टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन यूनियन to put a fair price on the carbon emitted during the production of carbon intensive good। अब देखिए, ये एक तरह का कार्बन टैक्स है जो यूरोपियन यूनियन द्वारा शुरू किया जाएगा, ऐसा डिसीजन लिया गया है। तो क्या ये फेयर प्राइस लगाएगा ऑन द कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स दैट आर एंटरिंग द EU एंड टू एनकरेज क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन नॉन EU कंट्रीज। तो EU ने ये डिसीजन लिया है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? CBAM जो है, क्या ये ग्लोबल ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज को हर्ट करेगा, स्पेशली इंडिया? हमारा आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, ये जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा कब? तो 2023 में, अक्टूबर में इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेवी कब किया जाएगा? 2026 में ये शुरू हो जाएगा टैक्स लगना जो भी एक्सपोर्ट करेंगे टू EU कंट्रीज। और ये घाटे का सौदा क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है उसके काफी ट्रेड होते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं यूनाइटेड किंगडम को और बाकी कंट्रीज को, तो अफेक्ट करेगा। क्योंकि 20 से 25% का जो टैक्स है वो लगेगा कार्बन इंटेंसिव गुड्स पे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स व्हाट? तो क्या है? क्या ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं? Alternative employment is not available. Marginal productivity of labor is 0. Productivity of workers is low. तो हमारा आंसर होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब लेबर की 0 हो जाती है तो उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक जगह पे किसी एक कार्य के लिए जब ज्यादा लोग एम्प्लॉयड किए जाएं उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, राइट? लाइक यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है लोगों द्वारा। अनएम्प्लॉयमेंट काफी तरह के होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, क्योंकि लोग जो है वो दे लैक स्किल्स। और हमारा दूसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सर्टेन सीजन्स में लोग जो है काम नहीं मिल पाता उनको, तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन? किन्होंने काम किया ताकि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इंडियन यूनियन के साथ आकर ज्वाइन करे? बहुत इंपॉर्टेंट काम था ये उस वक्त। सरदार पटेल एंड महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल वीपी मेनन, सरदार पटेल एंड KM मुंशी। कौन सी जोड़ी थी? तो हमारा आंसर होता है सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के हेड सरदार पटेल थे, वीपी मेनन जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स थे। तो इन दोनों का ये कार्य था। और सरदार पटेल जी के रिलेशंस भी, बातचीत, सब कुछ प्रिंसली स्टेट्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छी थी। प्रिंसली स्टेट्स की नंबर्स क्या थे? 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और इनको इंडिया के साथ मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अखंडता जो है वो मेंटेन करनी जरूरी थी। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं? तो ये दो स्टेटमेंट दी गई है। क्या ये पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो एम करता है टू ट्रैक द प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड? और ये वाला गोल्ड क्या होगा? क्या ये यूनिट हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल गोल्ड को
which may be in paper or dematerialized form। ये दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है या इनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है? हमारा आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है और यहाँ पे एम क्या होता है, प्राइस जो है फिजिकल गोल्ड का उसको ट्रैक करना, और साथ ही साथ ये डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होती है, पेपर पे होती है। और देखिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ये बहुत हाई प्योरिटी गोल्ड जो है उसी पे लागू होता है, और साथ में एक यूनिट जो है वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को दर्शाती है। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि 4 ईयर लो पर है, ठीक है, 4 ईयर लो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, जबकि गोल्ड जो है हाई परफॉर्मिंग एसेट की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, फिर भी ऐसा देखा गया है आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो क्या है? बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, lending by commercial banks to industry and trade, purchase and sale of government securities by the RBI and none of the above। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ये परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज है बाय द आरबीआई। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या हैं? ये एक तरह का क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है जिससे क्या होता है, लिक्विडिटी होती है, जो मार्केट ज्यादा मनी जो होता है उसे क्या करते हैं हम, कंट्रोल करते हैं, या फिर कम मनी होता है तो आरबीआई ज्यादा मनी फूकने की कोशिश करती है इकोनॉमी में। तो ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और इसमें क्या करा जाता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसका इफेक्ट कैसे आएगा वो समझते हैं हम। अब देखिए दो कंडीशंस को समझते हैं। जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी इकोनॉमी में तो आरबीआई क्या करेगी, सेल करेगी ऑफ दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ताकि जो ज्यादा पैसा है इकोनॉमी में वो आरबीआई के पास आ जाए, तो सक कर लेगी वो जो भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है। तो इससे क्या होगा कि एक कंट्रोल में आएगा हमारा मनी सप्लाई। अब जब लिक्विडिटी कम होगा तो आरबीआई क्या करेगी, तो ये करेगी परचेज, ताकि जो पैसा है वो इकोनॉमी में वो डाल सके, राइट, सिक्योरिटीज खरीदेगी, पैसा देगी, तो ये इकोनॉमी में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ाएगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये यूज होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। ये सभी जरूरी है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखा जाए, लिक्विडिटी मेजर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नमामि गंगे प्रोग्राम जो है इसके बारे में है। अब न्यूज आई है कि जो ये प्रोग्राम है इसके थ्रू गंगा को काफी अच्छे से क्लीन किया जा सका है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट। कब किया गया था, 2014 में। किस लिए? 2 ऑब्जेक्टिव थे, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था, दूसरा है कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। गंगा जो है बहुत प्योर है हमारे लिए, हम पूजते हैं उनको, तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। दूसरा है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इस मिशन की वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? हमारा आंसर होता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट? कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। और कौन प्रिसाइड किए थे इस सेशन के ऊपर? 1885 में हुआ था और प्रिसाइड किए थे WC बैनर्जी। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।